अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम हाइड्रोकार्बन्स के बाब के अंदर पढ़ने जा रहे हैं अल्कीन्स की हाइड्रोहैलोजिनेशन और अल्कीन्स की पोटाशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 के ज़रिए ऑक्सीडेशन। ये बहुत अहम मुख्तसर पहले वाला और दूसरे वाला ऑक्सीडेशन वाला तफसीली सवाल है। इसको इंतहाई गौर से समझिएगा। इसको पढ़ने के लिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाकी रिएक्शंस जो अल्कीन्स करती हैं। बस इस मौजू को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि जब अल्कीन्स की रिएक्टिविटी को देखा जाता है तो हम ये सोचते हैं कि वो कुछ एटम्स को अपने अंदर दाखिल कर लेगी, शामिल कर लेगी। इसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन या शमूलियत या एटम जमा करने वाला रिएक्शन। तो जितने भी आपके रिएक्शंस हैं ना, उनकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। अल्कीन्स में एक मुख्तलिफ किस्म का रिएक्शन लगता है। अब अल्कीन से अल्काइल हैलाइड भी बनाए जा सकते हैं। अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हमें उसमें हाइड्रोजन हैलाइड को जमा करना पड़ता है। अब हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HBr हो गया मिसाल के तौर पे, उसको जमा करने के जो रिएक्शन का नाम है ना, वो कहलाता है हाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और हैलोजन का शामिल कर देना। इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन और हैलोजन का शामिल कर देना। किसके अंदर शामिल कर देना? मॉलिक्यूल अल्कीन के अंदर। तो अल्कीन की हाइड्रोहैलोजिनेशन बन जाएगी। अगर किसी और मॉलिक्यूल में जमा करेंगे तो उसकी हाइड्रोहैलोजिनेशन बन जाएगी। तो अल्कीन के मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं हाइड्रोजन और हैलोजन को जमा कर दूं तो हाइड्रोहैलोजिनेशन कहलाता है। इसको H हाइड्रोजन और हैलोजन X से जाहिर किया जाता है। ये इसमें जमा कर दिए जाते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करवाया जाता है इसको जमा करने के लिए। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन हैलाइड से मेरी यहाँ पे मुराद है HCl, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI। ये सारे एसिड होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और ये क्या करते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं अल्कीन्स के साथ। कैसे? एक जगह इनका हाइड्रोजन जुड़ जाता है, एक जगह इनका हैलोजन जुड़ जाता है। मिसाल के तौर पे आपके पास है एक इथाइल हैलाइड, ये आप बनाना चाहते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको इथीन लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन हैलाइड अगर मैं इथीन में जमा करूं तो मेरा अल्काइल हैलाइड बनेगा, क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर है या फार्मूला है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक जनरल बात लिखता हूँ। ये है आपका इथीन। इसका अगर मैं रिएक्शन करवाऊं हाइड्रोजन हैलाइड से, कोई भी एक, X का मतलब क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी, तो होगा यूं कि ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा। इस डबल बॉन्ड के टूटने से कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पे एक एक बॉन्ड बनाने की सलाहियत आ जाएगी। यानी कि एक डबल बॉन्ड टूटे तो दो नए बॉन्ड बनने की सलाहियत आ जाती है। अब एक जगह हाइड्रोजन जाके बैठ जाएगा, एक जगह हैलोजन जाके बैठ जाएगा। तो आपका जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा H2C CH2। एक जगह आप ऐसा करें, हाइड्रोजन जोड़ दें, एक जगह आप हैलोजन जोड़ दें। तो ये कुछ इस तरह लिखा जा सकता है CH3 CH2X। अब आप कहेंगे सर ये तो जनरल है ना, बड़ा, आप इसको किसी खास हैलोजन के साथ करवाएं। मैं लेता हूं इथीन और इसका रिएक्शन करवाता हूं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो होगा यूं कि डबल बॉन्ड टूटेगा, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 ये एक एक बॉन्ड बनाने की सलाहियत रख लेंगे। हाइड्रोजन इसके पास आ गया, ब्रोमीन कार्बन नंबर 2 के पास आ गया।
तो आपका जो नया मॉलिक्यूल बना वो बना CH3। क्यों? हाइड्रोजन जब इसके पास आएगा तो ये CH2 से CH3 हो जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे Br जुड़ गया। अब आप कहेंगे ये जो है ये तो बना है आपका इथाइल ब्रोमाइड, ये क्या बन गया है? इथाइल ब्रोमाइड। आप अगर इधर Cl लगाते तो क्लोराइड बन जाता, आई लगाते तो आयोडाइड बन जाता। अगर मैं आपसे कहूं कि हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन हैलाइड की हैलाइड्स की रिएक्टिविटी की तरतीब क्या है, तो आप रिएक्टिविटी की तरतीब क्या है तो आप सोचेंगे एक लम्हे के लिए, फिर कहेंगे कि रिएक्टिविटी इस बात पे मुनहसर होती है कि बॉन्ड की एनर्जी क्या है। जिस बॉन्ड की ज़्यादा एनर्जी होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। इस बात को याद करने के लिए मैं आपको एक बड़ी सादी सी मिसाल देता हूँ। एक बारीक टहनी है, एक मोटी टहनी है। मोटी टहनी को तोड़ने के लिए, शाख को तोड़ने के लिए ज़्यादा कुव्वत लगानी पड़ती है। क्यों? उसमें जो बॉन्ड है वो मजबूत है, लिहाजा उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। बारीक टहनी तो आराम से टूट जाती है। इसी तरह अगर कोई बॉन्ड कमज़ोर होगा तो आसानी से टूट के रिएक्शन कर जाएगा। अगर कोई बॉन्ड ताकतवर होगा तो उसे तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, लिहाजा वो रिएक्शन करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो ताकतवर मजबूत बॉन्ड है और वो नहीं टूटेगा। असल में हाइड्रोजन आयोडाइड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, लिहाजा इनके दरमियान बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, ये फटाफट अल्कीन से रिएक्शन कर लेते हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड की एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हाइड्रोजन आयोडाइड से ज़्यादा होती है, लिहाजा ये कम रिएक्टिव होगी। हाइड्रोजन क्लोराइड की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इन दोनों से कम रिएक्टिव होगा। तो ये निशान आपने डालना है, इसका बड़ा मुंह जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड की तरफ रखना है, जो बता रहा है कि बड़ा रिएक्टिव ये है, छोटा रिएक्टिव ये है। इन दोनों का मुकाबला किया जाए तो HBr बड़ा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन क्लोराइड छोटा रिएक्टिव है। ये आपका कसीरुल इंतखाबी सवाल भी आता है कि इनमें से रिएक्टिविटी ऑर्डर कहते हैं, वैसे तो इसे रिएक्टिविटी ऑर्डर कहते हैं या रिएक्टिविटी की तरतीब आप कह लो। ये अक्सर व बेशतर कसीरुल इंतखाबी सवाल में आ जाता है कि आप बताएं कि हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, इनके बारे में आप क्या जानते हैं, तरतीब क्या है इनकी रिएक्टिविटी की, तो आप ये सारे लिखाएंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन, किसके ज़रिए? पोटाशियम पर मैंगनेट के ज़रिए। इसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं KMnO4। ये मैं जिस रंग से लिख रहा हूँ ना, गुलाबी रंग, ये उस रंग का ही होता है, इसे थोड़ा सा गहरा होता है। ये गुलाबी रंग का केमिकल है, थोड़ा ज़्यादा गुलाबी होता है। ये आपके सामने टेस्ट ट्यूब में हमने इसे भरा हुआ है, ये गुलाबी रंग का केमिकल, उसके साथ ये एक फ्लास्क में भी पड़ा हुआ है। ये टेस्ट ट्यूब या फ्लास्क में पड़ा हुआ जो केमिकल है ये KMnO4 का एक्वस सॉल्यूशन है। KMnO4 के ज़रिए हम ऑक्सीडेशन करते हैं, किसकी? अल्कीन्स की। तो KMnO4 के ज़रिए हम अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करेंगे। KMnO4 के ज़रिए हम अल्कीन्स की क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। इसको ज़रा समझें, फिर हम आपको इससे आगे ले जाते हैं कि ये कैसे होगी। इसको गौर से समझें। KMnO4 जो होता है ना, KMnO4 ये गुलाबी रंग का होता है। जब ये ऑक्सीडेशन कर लेता है, ख़त्म हो जाती है ऑक्सीडेशन, तो इसका रंग भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर गुलाबी रंग मौजूद हो तो इसका मतलब KMnO4 मौजूद है, पोटाशियम पर मैंगनेट मौजूद है। अगर उसने रिएक्शन कर लिया, ऑक्सीडेशन कर ली, तो वो KMnO4 इस्तेमाल हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसका गुलाबी रंग भी ख़त्म हो जाता है। असल में जो डबल बॉन्ड होता है ना, वो ऑक्सीडाइज होता है। दोबारा, अल्कीन्स में मौजूद डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज होता है, ये असूल है, इसको याद रखना है। अल्कीन्स में मौजूद डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज होता है। ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये ऑक्सीडाइज होता है किसकी मदद से?
MnO4 आइंस की मदद से। अब MnO4 आइंस जो होते हैं ना, ये करते क्या है, जहां जहां डबल बॉन्ड होता है ना, वहां वहां सिंगल बॉन्ड बना देते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं और खुद तब्दील हो जाते हैं MnO2 में, मैंगनीज MnO2 में, मैंगनीज ऑक्साइड में। अब इसको ना आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, इसको गौर से समझना है। ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ध्यान से देखें, पहले इसमें O था, ऑक्सीजन था नहीं ना, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये तो हो गया ऑक्सीडाइज। इसके बाद ऑक्सीजन 4 थे, कम हो गए 2 हो गए, जिसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी है ना वो कम हो जाएगी। तो मैं कहूँगा ये खुद रिड्यूस हो गया, इसको ऑक्सीडाइज कर गया, खुद रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन कम कर लिए, इसको ऑक्सीडाइज कर गया। तो पोटाशियम परमैंगनेट के मैंगनेट परमैंगनेट आयन यानी कि MnO4 नेगेटिव आयंस ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन करते हैं। जब ये ऑक्सीडेशन करके इसमें तब्दील होते हैं तो गुलाबी रंग खत्म हो जाता है और ये प्रोडक्ट बन जाती है। अब हम इसको समझते हैं। ईथीन का मॉलिक्यूल है, ईथीन का, उसे KMnO4 पानी की मौजूदगी में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में गुलाबी रंग का रिएक्शन करता है तो ऑक्सीडेशन होती है और रंग खत्म हो जाता है। अब जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे OH ग्रुप वो जमा कर देगा, शामिल कर देगा। अब डबल बॉन्ड कहाँ था, कार्बन नंबर 1 और 2 पे, तो यहां भी कार्बन नंबर 1 और 2 पे वो OH ग्रुप जमा कर देगा और साथ बनाएगा MnO2। पीछे क्या बच गया, K, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मिलकर बना लेगा KOH। अब ये जो ये वाला मॉलिक्यूल बना ना, ये कहलाता है ईथीन ग्लाइकोल। ये एंटी फ्रीज के तौर पे इस्तेमाल होता है गाड़ियों में, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब इसे बैलेंस करने अगर आप बैठेंगे ना, तो इसको बैलेंस करने का तरीका होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, जो आप 11वीं जमात के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाब के अंदर डिटेल से तफसील से पढ़ेंगे। अगर मैं अभी उसे करने बैठा तो मुझे तकरीबन एक और लेक्चर चाहिए होगा इसको बैलेंस करने के लिए, तो लिहाजा इसको मैं आपको याद करवा देता हूँ। अब इसको किस तरह याद करना है, देखें, 3 2 4 3 2, अब 4 नहीं लगाना, 2 लगाना है। दोबारा 3 2 4, फिर 3 2, फिर 4 नहीं लगाना, आधा लगाना है, 2। ये बैलेंस। अब देखें, अगर मैं चेक करना चाहूँ बैलेंस, पोटाशियम 2 है, 2 है, मैंगनीज 2 है, 2 है, ये 3 मालिक्यूल हैं, ये 3 मालिक्यूल हैं। ऑक्सीजन गिन लें, ऑक्सीजन इस टाइम होंगे इसमें 8 और 4 12, इसमें देखते हैं। ये 2 ऑक्सीजन 3 से ज़रब खाएंगे तो हो गए 6, 6 और 4 10 और 2 12। तो हमारा ये इक्वेशन जो है ना, ये दोनों तरफ से मुसावात बराबर हो गई हैं, लेकिन इसको हमें याद करना पड़ेगा। याद करने का तरीका ये है, मैंने बताया 3 2 4, आपने ईथीन पोटाशियम परमैंगनेट पानी की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज करवाई तो इससे इथीन ग्लाइकोल बना, मैंगनीज ऑक्साइड बना और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना। ये लिखने के बाद आप 3 2 4 3 2 फिर दोबारा 2, यानी कि 324 322 324 322। ये अब आपने ये याद रखना है और ये लफ्ज़ भी याद रखना है। इसको यूं भी लिखते हैं, इसका नाम है 1,2 ईथेन डाइओल। खैर आप इसे ग्लाइकोल के नाम से ही याद रखिएगा, ये ग्लाइकोल के नाम से ही मशहूर है और ये इस्तेमाल भी होती है एंटीफ्रीज एजेंट के तौर पे। अब हम इसको एक तफसीली सवाल के तौर पे लेते हैं। याद रखिएगा ये एक तफसीली सवाल है। तफसीली सवाल में हमने करना क्या होता है,
हमने सबसे पहले बयान करना है कि ये ऑक्सीडेशन का तरीका है, ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन के रिएक्शन के अंदर हमने ये बताना है कि KMnO4 ऑक्सीडेशन करने से पहले गुलाबी रंग का होता है, ऑक्सीडेशन करने के बाद वो गुलाबी रंग खत्म हो जाता है इसका। अब इसको आप यूं समझे कि आपके पास अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे तो ये उसकी तशखीस के लिए इस्तेमाल होगा। तो मैं यहां लिखता हूं KMnO4 का सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, इस्तेमाल होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फर्क करने के लिए। सैचुरेटेड में अगर मैं KMnO4 डालूं तो रंग नहीं बदलेगा, और अगर मैं अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड के अंदर KMnO4 डालूं तो गुलाबी रंग जो होगा वो बदल जाएगा, गुलाबी रंग खत्म हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी। तो ये फ़र्क करने के लिए इस्तेमाल होता है जो मैंने आपके सामने लिखा है, और आपने इसको अपने जहन नशीन कर लेना है कि फ़र्क करने का मतलब ये है कि आपके पास सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट के अलावा क्या कोई और है? तो आप कहेंगे सर KMnO4 इस्तेमाल करें। बाब नंबर 11 के अंदर आपने इसको बेयर्स टेस्ट के नाम से पढ़ा है। वो बेयर टेस्ट यही था, इसी का नाम बेयर टेस्ट है। बेयर टेस्ट क्या होता है? KMnO4 के इस्तेमाल से आप इनमें फ़र्क वाज़े करते हैं, इसका डाइल्यूट सा सोल्यूशन बनाते हैं 1 से 2% का, और फिर उसका सैचुरेटेड में अगर डालें तो KMnO4 जो होता है वो ऑक्सीडेशन नहीं करता। क्यों? उधर डबल बॉन्ड नहीं होता, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। अनसैचुरेटेड में ये ऑक्सीडेशन कर लेता है और अपना रंग ख़त्म कर लेता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।